नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का और इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 के अंदर। यहाँ पर जो नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है वो ये लोग यहाँ पर बेसिकली जो है वो यहाँ पर D2C का बिजनेस करते हैं, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर ये लोग यहाँ पर इंडियन एथनिक वेयर एंड जो यहाँ पर एसेसरीज है तो उसके सेलिंग का बिजनेस ये लोग यहाँ पर करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 30 नवंबर के दिन ये आईपीओ ओपन होगा, वहीं 4 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज होगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 16 रुपीज़ से लेकर 18 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 8000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 10 करोड़ और 25 लाख का टोटल इशू है, और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,44,000 की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,88,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी के प्रमोटर के पास में इस आईपीओ से पहले 45% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 33.28% हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रॉब्लम इस कंपनी का जो है वो यहाँ पर यहीं से शुरू हो जाएगा कि भाई यहाँ पर आईपीओ से पहले ही कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग कम है, और इस आईपीओ के बाद में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर और इस कंपनी की थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर रिसर्च और एनालिसिस करी है। इन लोगों का जो बिजनेस है और उसके अंदर जो ये लोग इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये लोग ऐसा ही लग रहा है कि भाई एक छोटा सा स्टार्टअप है, और स्टार्टअप के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो लोग अपना स्टेक बेच कर यहाँ पर फंडिंग वगैरह उठाते हैं और उसी से अपनी कंपनी को और अपने स्टार्टअप को रन करते हैं। तो उसके चलते ऑलरेडी उन लोगों के पास में होल्डिंग कम होती है, और इस आईपीओ के चलते उन लोगों की जो होल्डिंग है प्रमोटर की वो और भी ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाएगी। तो एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 7 करोड़ और 70 लाख के करीब के एसेट्स थे, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 13 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट जो एसेट की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक से देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 23 लाख का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 2 करोड़ और 61 लाख का हो गया। फिर 2023 के अंदर वो घटकर 1 करोड़ और 76 लाख का हो गया, और जो मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर जून के बीच के अंदर भी इन लोगों ने 94 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो आप लोग इनके प्रॉफिट के ट्रेंड के अंदर एक चीज़ समझ सकते हो कि जो प्रॉफिट है उसके अंदर कोई कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है, बाकी ऐसा कोई बम्पर ग्रोथ भी देखने को नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ भी कंसिस्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इसके अंदर भी हमें अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरोइंग की, तो एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 1 करोड़ और 91 लाख के करीब की बोरिंग थी, जो कि घटकर 2022 के अंदर यहाँ पर 84 लाख की हो गई। फिर 2023 के मार्च वाले क्वार्टर के अंदर बढ़कर यहाँ पर 2 करोड़ और 76 लाख की हो गई, और एज ऑफ नाउ कंपनी के ऊपर 2 करोड़ और 92 लाख की यहाँ पर बोरोइंग है। तो नो डाउट कंपनी की बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी की जो बोरोइंग है वो यहाँ पर चढ़ते बढ़ते करते धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के जरिए कंपनी को थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो वो 8.5 का है। तो आप लोग ऐसे समझोगे कि भाई कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिलेंगे, कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यूएशन के ऊपर आ रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं आगे आपको दूसरे थोड़े बहुत और आंकड़े समझाऊंगा, तब आप लोग इस कंपनी की हकीकत को समझ पाओगे। अगर मैं बात करें मार्केट कैप की, तो 38 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं लोगों का जो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर 127% का है। तो आप लोग बोलोगे कि भाई साहब ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है वो यहाँ पर यहीं आ जाता है कि इन लोगों का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पर 5% का है। मतलब कि ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% का रिटर्न ला कर दे रहे हैं। मतलब कि भाई साहब इससे ज़्यादा तो आप अगर एफडी के अंदर पैसा डाल दोगे तो उसके अंदर भी आपका 6% या 8% का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा, और इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो भी 8% का है। तो मतलब कि आप लोग समझ सकते हो इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वाहियात है, काफ़ी ज़्यादा घटिया है। वहीं इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.18 का है, मतलब कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं लोगों का जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर 2 रुपीज़ का है। वहीं लोगों जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो यहाँ पर 75% का है। तो दोस्तों, स्टार्टअप के अंदर जो होता है कि पैसा जलाओ और कंपनी को चलाओ, पैसा जलाओ कंपनी को चलाओ, धंधे को चलाओ, यहाँ पर सेल्स बढ़ाओ, कंपनी के यहाँ पर फिगर को बढ़ाओ, उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाओ। तो हमें कुछ ऐसा ही नज़र यहाँ पर आ रहा है। बाकी यहाँ पर ग्राउंड लेवल के ऊपर और फंडामेंटल के अंदर में कोई भी खास और कोई भी अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अगर बात करी जाए लिस्टिंग इनकी, तो नो डाउट आप लोग इसके बारे में सोच सकते हो। अगर आखिरी दिन पर अच्छा खासा जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस आता है और मोर देन 30% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो ही आप लोग लिस्टिंग इनके बारे में सोचना। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म को मेरा इस कंपनी को लेकर कोई भी विजन नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके की किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा लिस्टिंग इन चाहिए, या तो फिर अगर आप लोग एक अच्छा आईपीओ की तलाश के अंदर है, तो यहाँ पर मैंने AMIC के फॉर्जिन लिमिटेड का जो आईपीओ है उसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस का वीडियो बनाया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देखना। मैं मिलता हूं आपको सीधे ही इस वाले वीडियो के अंदर।